हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार ज्ञानदान अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही चल चुका होगा कि यूपी बोर्ड की पेपर होने वाली है, तो पूरी तरीके से कमर कस लीजिए। 16 तारीख से पेपर आपका स्टार्ट है, 16 फरवरी से। तो पूरे शिद्दत से बने रहिए। साइंस की एक बेहतरीन सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए अति महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। चूंकि ये ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज है, इसमें महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो पेपर में आपके बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर सेक्शन से। जैसे फिजिक्स वाला सेक्शन अलग होता है, केमिस्ट्री वाला सेक्शन अलग होता है और जीव विज्ञान वाला सेक्शन अलग होता है। हर सेक्शन में लगभग 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 15 नंबर फिक्स हो जाएंगे आपके पेपर में। तो पूरे शिद्दत से बने रहिए। यकीन मानिए 4-5 लेक्चर होंगे, केवल 4-5 लेक्चर, और पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सफाया यहीं से हो जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पेपर में छपता है। चलिए ध्यान दीजिए, समतल दर्पण की बात कर रहा है। पहली बात की है कि दर्पण होते कितने प्रकार के हैं। तो दर्पण जनरली कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ध्यान दीजिएगा, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अभी कुछ लोग दिमाग लगा रहे हो, सर अवतल उत्तल कहाँ चला गया, है ना? अवतल उत्तल इसी में आएगा। किसमें? गोलीय दर्पण के वो क्या होते हैं? प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ध्यान दीजिएगा। तो चूंकि हमसे वो बात कौन सा किया है? समतल दर्पण। कैसा होगा? कुछ इस टाइप से होगा। इसके इस साइड पे कलई किया गया होगा, ये समतल दर्पण है। ठीक, ये आपका परावर्तक सतह होगा। ये कौन सा सतह होगा? परावर्तक सतह। और इधर वाला साइड क्या होगा? कलई वाला साइड होगा। चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बन सकते हैं। पहली बात की है कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है ना, वक्रता त्रिज्या वो कितनी होती है? वो इनफाइनाइट होती है। ध्यान दीजिएगा, कितनी होती है? इनफाइनाइट यानी अनंत। अगर आपसे फोकस दूरी भी पूछ ले, क्या पूछ ले? फोकस दूरी, तो ये भी कितना? अनंत। फोकस दूरी भी अनंत, वक्रता त्रिज्या भी अनंत। अगर आपसे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछ ले, तो फोकस दूरी को F से इंडिकेट करते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से इंडिकेट करते हैं, और बाई 2 कर दीजिएगा। F = R/2। यानी जो फोकस दूरी होती है किसी भी दर्पण की, जरूरी नहीं समतल दर्पण की, सभी दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये रिलेशन याद रखिएगा। अब तो हम लोगों से क्या पूछा है? वक्रता त्रिज्या पूछा है। तो कितना हम बताएं? इनफाइनाइट, तो अनंत। दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा इसका। फोकस दूरी भी पूछता तब भी कितना? अनंत सही होता। एक क्विक पॉइंट ध्यान दीजिए, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, बहुत बेहतरीन, कि पूछता है कि समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण से हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी। ध्यान दीजिएगा, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। ध्यान रखने वाला पॉइंट है, आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर। हमेशा जब भी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण के द्वारा। जितनी दूरी पे, ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दर्पण है, यहाँ पे क्या है? दर्पण है। तो दर्पण से जितनी दूरी पे वस्तु रखा होगा, मान लीजिए 50 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा इसी के अंदर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। जितना बड़ा वस्तु उतने बड़ा प्रतिबिंब, जितना दूरी पे वस्तु उतने दूरी पर दर्पण से प्रतिबिंब। ये महत्वपूर्ण पॉइंट से नोट करके लिखिएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी वक्रता त्रिज्या पूछा था, तो कितना हो गया? अनंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे लड़के गलत कर जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्या पूछा है? पहले धातु पूछा है। क्या पूछा है? धातु। तो धातु कौन सा कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है? क्योंकि लिक्विड फॉर्म में हम लोग जानते हैं। अगर धातु की बात करें तो धातु में कौन है? पारा। धातु में कौन है? पारा, जिसको मरकरी भी कहते हैं। ठीक है, ये जो धातु यानी पारा है, एक रूम टेम्परेचर पे द्रव फॉर्म में पाई जाती है। अधातु की अगर बात करें तो अधातु में क्या है? ब्रोमीन। अधातु में क्या है? ब्रोमीन। ध्यान दीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी लड़के क्या करते हैं, धातु वाला पोर्शन रटे रहते हैं कि पारा द्रव अवस्था में पाई जाती है, और क्वेश्चन में अधातु लिख देगा। और क्वेश्चन में जैसे ही अधातु लिख देगा, लड़के पढ़ने ही नहीं जाएंगे कि वो अधातु है कि धातु। पढ़ेंगे खटाक से द्रव अवस्था में पाई जाती, खटाक से आंसर क्या? चेरा, पारा हो गया करेक्ट, है ना? तो गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तब ब्रोमीन सही होगा। तो कौन सा चीज पूछा है? कौन सी धातु पूछा है जो द्रव अवस्था में पाई जाती? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? इसका करेक्ट होगा। अगर अधातु पूछा होता तो कौन सा करेक्ट होता? ब्रोमीन करेक्ट होता। कोई दिक्कत?
हो ही नहीं चाहिए, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए जस्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है, 100% नोट करके छापिएगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपना ही छपना है। चलिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, कुछ नोट पॉइंट्स बता रहे हैं, जल्दी से छाप लीजिए। पीएच मान की अगर बात करें ना, तो खोज करता कौन था पीएच पैमाने का। ध्यान दीजिए, बार बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीएच पैमाना चलता है कहां से, 0 से लेके कहां तक, 14 तक। कहां तक, 0 से 14 तक। मिड वाला पॉइंट क्या होता है, 7। मिड वाला पॉइंट क्या होता है, 7। 7 जिसका पीएच वैल्यू होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिए, वो उदासीन होगा। वो क्या होगा, उदासीन। जिसकी पीएच वैल्यू 7 वो पूर्ण रूप से उदासीन होगा, ठीक है। और किसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, शुद्ध जल का यानी पानी का, और लवण की पीएच वैल्यू कितनी, 7 होती है, ठीक है। अब 7 से अगर ज्यादा है, 7.1, 7.2 या फिर 8, उससे ज्यादा अगर 7 से हो गया तो इधर वाली चीजें क्या होंगी, क्षार होंगी। क्या होंगी, क्षार यानी बेस। 7 से कम हुआ तो क्या होंगी, अम्ल। 7 से थोड़ा सा भी, हम कहते हैं 6.9 है तो भी ये क्या है, अम्ल है। 6.98 है तब भी ये क्या है, अम्ल है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो क्या पूछा है, चूंकि पूछा है शुद्ध जल का पीएच मान, तो हम कितना बताएं, 7 होता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है, 3 नंबर। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि अम्ल की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो अम्ल की पीएच वैल्यू क्या आप लगाइएगा ऑप्शन में, 7 से कम। क्षार की पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से अधिक। ध्यान दीजिएगा इस चीज का। पीएच पैमाने का खोजकर्ता कौन है, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक। ध्यान दीजिएगा, पीएच पैमाने को सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने ढूंढा था। कहां से कहां तक चलता है, 0 से लेके 14 तक चलता है। काम क्या करता है, किसी भी द्रव के अम्लीयता और क्षारीयता की जांच करता है। कौन, पीएच पैमाना। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है ये भी पेपर में। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं। पहली बात कीजिए, खटाखट नोट करके लिखिए, एकदम मेन पॉइंट्स हम बता रहे हैं। पहला क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी। जन्मदाता कौन है, मोजले। ध्यान दीजिएगा, मोजले है ना, मोजले, ठीक है। जन्मदाता कौन है, मोजले, ठीक, हेनरी मोजले। किसकी, आधुनिक आवर्त सारणी की, ठीक। मेंडलीव की भी आवर्त सारणी थी। ध्यान दीजिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी को संशोधित किया गया और फाइनली कौन आया, मोजले ने फाइनली एक आवर्त का नियम प्रस्तुत किया जिसे आधुनिक आवर्त का नियम कहा गया। और उसकी क्या खास बात है, ध्यान दीजिए, ये आवर्त सारणी थी आधुनिक वाली। ऐसे ऐसे उसमें आप देखेंगे ना तो कुल 18 खाने होंगे। कितने होंगे, ऐसे ऐसे खड़े खड़े 18 होंगे इस तरह से, ठीक है। पहला से लेके कहां तक, 18 तक, ठीक। ऐसे ऐसे देखिएगा ना तो ऐसे ऐसे कितने होंगे, 7 होंगे। कितने होंगे, 7। तो ध्यान दीजिए, जो ऐसे ऐसे खाने हैं खड़े खड़े, इन्हें हम क्या कहें, वर्ग कहा गया। क्या कहा गया, वर्ग, ठीक है। और कितने टोटल वर्ग हैं, 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, 18। अगर अब जो ऐसे ऐसे हैं क्षैतिज में, इनको क्या कहा गया, आवर्त बोला गया। क्या बोला गया, आवर्त। और कितने आवर्त है, 7। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ग की संख्या 18, आवर्त की संख्या 7। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता मोजले या जन्मदाता मोजले। वर्गों की संख्या 18, आवर्त की संख्या 7। तो क्या पूछा क्वेश्चन में, कितने आवर्त हैं, तो आवर्त कितने हो गए, 7। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट है ना, कार्बन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, बेहतरीन है। क्या कह रहा है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। पहली बात कीजिए, ध्यान दीजिए, कुछ महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, क्या होते, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन यानी जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके क्या होते हैं, बने होते हैं, क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन वाले यौगिक कहलाते हैं। कितने प्रकार के होते, 2 प्रकार के, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ध्यान दीजिएगा, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्डिंग होगी, एकल बंध होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्डिंग होगी या तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग होगी, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्डिंग होती है
वो एल्केन ग्रुप कहलाता। कौन सा ग्रुप कहलाता? एल्केन ग्रुप। जिसमें डबल बॉन्डिंग होती वो क्या कहलाता? एल्कीन ग्रुप। और जिसमें ट्रिपल बॉन्डिंग होती वो क्या कहलाता है? एल्काइन ग्रुप। वो क्या कहलाता है? एल्काइन ग्रुप। तो देखिए एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया। फॉर्मूले की अगर बात करें तो एल्केन के, देखिए ध्यान दीजिए, एल्केन के फॉर्मूला होता है एल्केन का CnH2n+2, CnH2n+2। एल्कीन की बात करें तो CnH2n, ये एल्कीन का फॉर्मूला है। एल्काइन की बात करें तो CnH2n-2, ये एल्काइन का फॉर्मूला है। हम लोगों से किसका पूछा है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो CnH2n+2, देखिए CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? एल्केन का फॉर्मूला है। आपको ये फॉर्मूले तीनों याद होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, रक्त क्या है? ब्लड को पूछ रहा है कि ब्लड है क्या। अब हम लोग अगर ब्लड की जनरल बात कर ले तो ब्लड यानी क्या? रक्त। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ध्यान दीजिएगा, तरल संयोजी ऊतक है। क्या चीज? रक्त। यानी लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू क्या है? रक्त होता है। ठीक है। अगर रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें, रक्त परिसंचरण तंत्र की अगर खोज की बात करें तो किसने किया? विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया? विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर बात करें ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया? ब्लड ग्रुप की तो कार्ल लैंड स्टीनर ने क्या किया? ब्लड ग्रुप की खोज किया। इसी ब्लड में RH फैक्टर की अगर बात करें किसने ढूंढा? वीनर नामक वैज्ञानिक ने। किसने ढूंढा? रीसस नामक बंदर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ब्लड क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे द्वारा की गई। ब्लड ग्रुप की बात करें तो कार्ल लैंड स्टीनर द्वारा की गई। RH फैक्टर किसने ढूंढा? वीनर ने ढूंढा। किसमें? रीसस नामक बंदर में। तो ब्लड क्या है? ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू यानी तरल संयोजी ऊतक है। ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। कोशिका? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोशिका की बात करें तो कोशिका का खोज किसने किया है? ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की गई थी। ऊतक की बात करें तो कोशिकाओं को मिलाने से ही क्या होता है? ऊतक का निर्माण होता है। अपदार्थ तो जाने रहे जिनको ज्ञानेंद्रिय द्वारा क्या करते? महसूस करते। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऊतक वाला ये ऑप्शन सही है, क्योंकि तरल संयोजी ऊतक या फिर ऊतक, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। यानी ब्लड क्या है? ऊतक है, लेकिन कैसा ऊतक? तरल संयोजी ऊतक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? ध्यान दीजिए, जननांग पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं एक ही पुष्प में दोनों जननांग होते, स्त्री वाला भी और पुरुष वाला भी। यानी नर और मादा दोनों जननांग होते। स्त्री में क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, स्त्री केसर। क्या होता है? स्त्री केसर। और पुरुष में मतलब नर में क्या होता है? पुंकेसर वाला पोर्शन। ध्यान दीजिएगा, पुंकेसर। ठीक, एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि जो स्त्री केसर और पुंग केसर वाले भाग हैं, यहां से जो पुष्प होता है, देखिए पुष्प की अगर बात कर लें तो कुछ पुष्प इस टाइप से आपके फूले होंगे, जो भी खिले होंगे, और इस पे ऐसे ऐसे कुछ निकले रहते हैं ना। यहाँ पे जो चीजें होती हैं, कहाँ पे? ये वाली। कभी आप फूल को हाथ में लीजिएगा, चलिए सरसों का चाहे गुड़हल का, तो उसको जब आप अपने हाथों पे लगाते हैं ना तो हल्का पीला पीला लग जाता होगा, है ना। ध्यान दीजिए, वही हल्का पीला पीला क्या होता है? पराग कण होते हैं। यानी ये क्या होते हैं? पराग कण। कहाँ पाए जाते हैं? फूल के सबसे ऊपरी वाले पोर्शन पे। और ये यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे? फूल का यहाँ पे होता है गर्भ वाला पोर्शन, और यहीं पे बीज का क्या होता है? निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, पराग कण कहाँ होते हैं? पराग कोष पे। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे स्त्री में कौन सा पोर्शन? स्त्री केसर। नर वाला पोर्शन पुंग केसर। दोनों क्या सही है? जी नहीं, गलत है, क्योंकि पुंग केसर पुष्प का कौन सा वाला भाग है? हम क्या बताए अभी? नर वाला पोर्शन है। ध्यान दीजिएगा, पराग कण। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी परागकण से क्वेश्चन लिया जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कह रहा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का वेग न्यूनतम किस माध्यम में होता है? यह क्वेश्चन है। जल में, कांच में,
निर्वात में, वायु में। हम लोग जानते हैं जो प्रकाश का वेग होता है ना, वो निर्वात में सबसे तेज होता है। कितना होता है निर्वात में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये निर्वात में वेग है, ध्यान दीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। निर्वात में वेग कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ये किसी माध्यम में जाता है, जैसे किसी माध्यम में जाता है, इसका वेग क्या होता है? घट जाता है। तो ये मैक्सिमम है। ये क्या हो गया? ये मैक्सिमम हो गया, वेग मैक्सिमम हो गया। ठीक है, जिसकी, ध्यान दीजिए, जिसकी जितनी ज्यादा अपवर्तनांक होगी जिस भी पदार्थ का, उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरे का। ज्ञात चीजों में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका? हीरे का। तो सबसे न्यूनतम वेग किसमें होगा? हीरे में। ठीक है, किसका? प्रकाश का। बट ऑप्शन में हीरा नहीं है, ऑप्शन में हीरा नहीं है। तो दिमाग लगाइएगा कि निर्वात के बाद वायु आता है, यानी निर्वात से थोड़ा धीमा होगा वायु में। वायु के बाद क्या आता है? जल आता है, क्योंकि ये हो गया गैस और ये हो गया द्रव। ठीक, सबसे पास पास किसमें होंगे अणु? कांच में। सबसे पास पास किसके अणु होंगे? कांच के। तो अगर देखा जाए तो सबसे पास पास कांच के में अगर अणु होंगे तो कांच में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे कम चाल किसमें होगी? कांच में। लेकिन अगर ऑप्शन में हीरा होता तो ऑप्शन कौन सा सही होता? हीरा सही हो जाता। तो आप यहां से ठोस द्रव गैस वाला भी केस लगा के ऑप्शन का आंसर दीजिएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है दूरदृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें आंख में होने वाले दोष के, तो मेनली देखिए बहुत सारे हैं ऐसे दोष, लेकिन हम लोग मेन देखेंगे कितना? दूरदृष्टि दोष और एक निकट दृष्टि दोष। ठीक है, दूरदृष्टि दोष और दूसरा हो गया निकट दृष्टि दोष और तीसरा क्या हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जरा दृष्टि दोष। अबिंदुकता भी होता है, लेकिन हम लोग मेनली 3 ही देखेंगे। दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष का निवारण कौन सा? अवतल लेंस। जरा दृष्टि में दोनों, मतलब अवतल उत्तल लेंस दोनों प्रयुक्त करते हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर की ही वस्तु दिखाई देती है, ध्यान दीजिएगा। दूर दृष्टि दोष में दूर की ही वस्तु दिखती है, निकट का नहीं दिखता। जो बोल रहे हैं वही सत्य है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के केस में निकट का ही दिखता है, दूर का नहीं दिखता। जरा जरा दृष्टि में जरा जरा ही दिखता है, चाहे वो निकट का हो चाहे दूर का हो। तो दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, जरा दृष्टि दोष दोनों लेंस, मतलब उत्तल अवतल दोनों लेंस। क्या पूछा है क्वेश्चन में? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष यानी उत्तल लेंस। कंफ्यूजन होती है तो याद करिएगा, दू में एक वर्ड आ रहा है ऊ वाला, और ऊ फॉर उत्तल लेंस, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस। बाकी तो जब सब अलग ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन है ना। 10 क्वेश्चन हम हर बार लेंगे और उस 10 क्वेश्चन में आपको 25-30 क्वेश्चन के आंसर दे जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? एकदम इंपॉर्टेंट चीज है। पहले प्रतिरोध कौन सी बला है ना, जो किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा का क्या करता है? विरोध करता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल ये होता है, इस प्रकार से इसका क्या है? सिंबल है। मात्रक की बात कर ले तो क्या लिखते हैं? ओम लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि प्रतिरोध के बारे में साइमन ओम ने बताया था ना, साइमन ओम ने। और आपको ओम का नियम एक पढ़ाया गया होगा, और आप ओम का नियम अच्छे से पढ़ के जाइएगा, पेपर में क्वेश्चन छपेंगे। वोल्ट की अगर बात करें, वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट विभव का मात्रक है। किसका मात्रक है? विभव अथवा विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट है। किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर से। किसे मापते हैं? वोल्ट मीटर से। कूलाम किसका मात्रक है? ध्यान दीजिएगा, आवेश का। कितने प्रकार के होते हैं आवेश? 2 प्रकार के, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज। ठीक है, अगला बात करें एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। किससे मापते हैं? एमीटर से। एमीटर से क्या नापते हैं? विद्युत धारा को मापते हैं। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। अभी जस्ट बताएं, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। काम क्या है? परिपथ में बहने वाली धारा का विरोध करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ओम हो गया करेक्ट आंसर। अगर साथियों आपको ये क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सीरीज 4-5 क्लास वाली बेहतरीन होगी, जो आपको बोर्ड में
15 नंबर पूरे पूरे दिलाने के लिए काफ़ी होगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।